Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ को फॉलो करते होंगे तो आपने आजकल यूएस के अंदर हो रही मास शूटिंग्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। अब ये मास शूटिंग्स क्या होती हैं? मास शूटिंग्स उनको कहा जाता है जिसमें एक व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस में जैसे कि स्कूल, पार्क या किसी सुपरमार्केट के अंदर हथियार लेकर जाता है और इनडिस्क्रिमिनेटली यानी कि इस बात की परवाह नहीं करता कि वो किसके ऊपर गोली चला रहा है। जिन लोगों के ऊपर वो गोली चलाता है उसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें या पुरुष कोई भी आ सकता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022 को अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं। ऐसे में केवल अमेरिका के अंदर अब तक 246 मास शूटिंग्स के मामले हो चुके हैं और इसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो भी गुनहगार होते हैं वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इन लोगों के ऊपर बचपन में उनके घर वालों ने अत्याचार किए हो सकते हैं या फिर स्कूल के अंदर उनके साथ गलत व्यवहार हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से आगे चलकर वो इस तरह के गुनाहों को अंजाम देते हैं। आज मैं आपको ऐसे 2 वाक्य बताने जा रहा हूं जो कि इसी तरह के थे। हालांकि अमेरिका की तरह इनमें बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि चाकुओं से अपने शिकारों को मारा गया था। लेकिन इन वाक्यों को भी मास शूटिंग्स की कैटेगरी में ही डालना होगा। ये दोनों ही वाक्य जापान के अंदर के हैं और दोनों ही वाक्य आज ही के दिन 8 जून के हैं। इन दोनों वाक्यों को अलग अलग सालों में अंजाम दिया गया था। पहला वाक्य 2001 का है और दूसरा वाक्य 2008 का। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको पहले इन दोनों वाक्यों के बारे में बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था। उसके बाद मैं इनके कारणों के ऊपर भी थोड़ी सी बात करूंगा और फिर आपको अपना व्यू पॉइंट भी बताऊंगा। पहले वाक्य को अंजाम दिया गया आज ही के दिन यानी कि 8 जून 2001 को जापान के इकिडा में, और जो व्यक्ति था जिसने इसको अंजाम दिया था उसका नाम था मामोरू टाकुमा। उसका जन्म 23 नवंबर 1963 को हुआ था और उसने एक स्कूल में जाकर 8 बच्चों की जान ले ली थी। टाकुमा के ऊपर पहले से ही कई अपराधों के लिए मुकदमे चल रहे थे और 8 जून 2001 को ऐसे ही एक मुकदमे में उसे कोर्ट के सामने पेश होना था। लेकिन कोर्ट जाने की बजाय टाकुमा एक किचन नाइफ लेकर, यानी कि एक ऐसा चाकू जिसको कि हम अपनी किचन में भी यूज करते हैं, उसको लेकर एक बच्चों के स्कूल में चला गया। और दोस्तों, यह वही स्कूल था जब वो बहुत छोटा था तो वो इस स्कूल में जाने के सपने देखा करता था। टाकुमा ने स्कूल के अंदर घुसते ही बच्चों और टीचर्स के ऊपर उस चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। वो बिना देखे बच्चों के ऊपर और टीचर्स के ऊपर हमला करने लगा और वो यह हमला जब तक करता रहा जब तक सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको दबोच नहीं लिया। लेकिन जब तक 8 बच्चों की जान जा चुकी थी, जिसमें 8 साल की 7 छोटी बच्चियां थी और एक 7 साल का छोटा बच्चा था। यही नहीं दोस्तों, इसमें लगभग 13 और बच्चे जख्मी हो गए थे, जबकि कुछ स्कूल टीचर्स को भी जख्मी कर दिया गया था। जब उसको पकड़ा गया तो वो बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में था। उसको ये नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा था या क्या नहीं। कभी वो बोलता था कि वो एक ट्रेन स्टेशन के अंदर है और एक ट्रेन के अंदर उसने लगभग 100 लोगों को चाकू से मार दिया है, और कभी वो बोल रहा था कि वो कभी स्कूल में गया ही नहीं। उसने जो उसकी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन थी, यानी कि जो वो दवाइयां लेता था अपने लिए, उन दवाइयों की लगभग 10 गुना मात्रा ले रखी थी। 28 अगस्त 2003 को टाकुमा के ऊपर चले मुकदमे के बाद उसको इन सारी हत्याओं का दोषी पाया गया और सजाए मौत दे दी गई। टाकुमा ने उन लोगों से माफी मांगने से भी इनकार कर दिया जिनके बच्चों की जान उसने ली थी, और उसका सिर्फ यही कहना था कि जो भी सजा उसको दी जा रही है उसको जल्दी से जल्दी दे दिया जाए। यहाँ यह बात गौर करने वाली है कि बचपन से ही टाकुमा का जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा नहीं था। वो स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करता था और कई बार दूसरे बच्चे भी उसके साथ मारपीट करते थे। टाकुमा के ऊपर उसके पिता भी बहुत अत्याचार करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। और टाकुमा ने यह भी बताया कि कई बार वो यह भी सोचता था कि एक चाकू लेकर अपने पिता की हत्या कर दे जब वो सो रहे हों। टाकुमा के भाई ने भी आत्महत्या कर ली थी और एक चाकू से अपने गले को रेत कर अपने आप को मार दिया था। ऐसा माना जाता है कि दोनों ही भाई अपने बाप के व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान थे और इसी वजह से उनके मस्तिष्क के ऊपर यानी कि दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। और ऐसा माना गया कि क्योंकि वो अपने बाप को मारने की हिम्मत नहीं दिखा पाया, इसलिए
उसने जाकर अपना गुस्सा छोटे बच्चों के ऊपर निकाला। दोस्तों, यह तो थी पहली घटना, और अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक दूसरी घटना के बारे में, जो कि इससे मिलती जुलती तो है, पर उसका विक्टिम टाकुमा की तरह नहीं था। दूसरी घटना है जिसको कि हम आकिहाबारा मैसेकर बोलते हैं, यानी कि आकिहाबारा नरसंहार। यह एक ऐसा मास मर्डर इंसिडेंट था जो कि 8 जून 2008 को आकिहाबारा शॉपिंग सेंटर में हुआ था, जो कि टोक्यो जापान में स्थित था। इसको करने वाला व्यक्ति 25 साल का तोमिहोरो काटो था। काटो ने एक किराए का ट्रक लिया और शॉपिंग सेंटर पहुंचकर भीड़ के ऊपर उस ट्रक को चढ़ा दिया। शुरुआत में ही 3 लोगों को उसने मार दिया था और 2 लोगों को जख्मी कर दिया था। इसके बाद वो ट्रक से बाहर निकला और उसने लगभग 12 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसमें कि 4 लोग तभी मर गए थे और 8 लोग बुरे तरीके से जख्मी हो गए थे। काटो बुरी तरह से चिल्ला रहा था और लोगों के ऊपर हमला किए जा रहा था। पुलिस ने काटो का पीछा किया और उसे एक तंग गली में जाकर घेर लिया। पुलिस वालों ने उसके ऊपर बंदूक तान दी और उससे अपना हथियार गिराने के लिए कहा। जैसे ही उसने अपना चाकू नीचे रखा, पुलिस ने उसे दबोच लिया और दोपहर के 12:35 पर अपने ट्रक से 170 मीटर दूर उसको पकड़ लिया गया। लगभग 17 एम्बुलेंसेज इस घटना वाली जगह पर पहुंची और जो भी लोग घायल हुए थे उनको मदद करने लगी। 5 लोग चाकू लगने की वजह से तुरंत ही मौके पर मर गए थे और 3 लोगों की गाड़ी से कुचलने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई थी। दोस्तों, तोमोहिरो काटो का जन्म 28 सितंबर 1982 को हुआ और उसके पिता जो थे वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर एक बहुत बड़े मैनेजर थे। ऐसा बताया जाता है कि बचपन से ही काटो पढ़ाई के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा था और इतना ही नहीं, वो अपने स्कूल का एक टॉप एथलीट भी था, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ वो खेल के अंदर भी बहुत अच्छा था। उसने सुकुदा जूनियर हाई स्कूल के अंदर एडमिशन लिया, जहां वो टेनिस क्लब का प्रेसिडेंट भी बना। लेकिन अचानक से ही कुछ ऐसा हुआ कि काटो का व्यवहार पूरी तरीके से बदल गया। वो खेलकूद में तो पिछड़ने ही लगा, साथ ही साथ पढ़ाई में भी वो पूरी तरीके से पिछड़ गया और घर में भी उसका व्यवहार अपने माँ बाप के साथ बहुत ही बुरा हो गया था। वो एग्जामिनेशंस में भी फेल होने लगा और बाद में आगे चलकर एक यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में भी फेल हो गया और इस वजह से आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाया और एक मैकेनिक शॉप के अंदर एक टेम्परेरी वर्कर यानी कि एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम करने लगा। माँ बाप के साथ उसकी बिल्कुल बनती नहीं थी और वो घर भी बहुत कम ही आता था। एक इंटरव्यू में काटो के भाई ने बताया कि उसके माँ बाप पढ़ाई के लिए काटो के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते थे और कई बार उसको एक होमवर्क ही 2-2 बार करने के लिए बोलते थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि क्योंकि पढ़ाई में काटो बहुत अच्छा है तो उसको सबसे अच्छा करना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि काटो एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम में भी फेल हो गया था और एक मैकेनिक शॉप पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था, तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो उसके ऊपर कर्जा चढ़ने लगा और इसी से परेशान होकर 2006 में उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की, जब उसने अपनी कार को एक पेड़ से टकरा दिया। लेकिन वो इस आत्महत्या के प्रयास में असफल रहा। 8 जून को जो उसने हमला किया, उससे 3 दिन पहले जहां काटो काम करता था, उसने कुछ लोगों के ऊपर अपना सामान छुपाने के आरोप भी लगाए। हालांकि लोगों को ऐसा मानना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन काटो को लगा कि क्योंकि लोग उससे नफरत करते हैं तो शायद वो अपनी जॉब भी नहीं बचा पाएगा। इस हमले को करने से 20 मिनट पहले काटो ने एक वेबसाइट के ऊपर इस हमले की जानकारी दी कि वो क्या करने वाला था। उसने लिखा कि मैं आकिहाबारा के अंदर लोगों को मारने जा रहा हूं। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मुझे यह नौकरी नहीं छोड़नी पड़ती। अगर किसी भी आदमी के पास उम्मीद है तो वो मेरी इन भावनाओं को कभी भी नहीं समझ पाएगा। मेरा एक भी दोस्त नहीं है और मेरा कोई भविष्य भी नहीं है। सारी जिंदगी मुझे दरकिनार किया जाएगा क्योंकि मैं बदसूरत हूं। मैं उस कूड़े से भी नीचे हूं जिसको कि लोग कूड़ेदान में फेंक देते हैं। इसी मैसेज में आगे चलकर काटो ने यह भी लिखा कि वो किस तरीके से एक वाहन का इस्तेमाल करेगा पैदल चल रहे लोगों को मारने के लिए और चाकू से बाद में और लोगों को भी मारेगा। 24 मार्च 2011 को काटो को उसके ऊपर चलाए गए मुकदमे में मौत की सजा दे दी गई। सितंबर 2012 में टोक्यो हाई कोर्ट ने भी उसकी अपील को खारिज करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा। काटो ने कहा कि उसे अपने किए का दुख है और उसने उन लोगों से भी माफी मांगी जिन लोगों की हत्या उसने की थी। उसने उनके परिवार वालों से भी माफी मांगी। उसने कोर्ट में कहा कि उसे पता है वो ही गुनहगार है। हालांकि उसने यह भी कहा कि क्या हुआ था उसको कुछ भी याद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जापान ने भी 2 फरवरी 2015 को काटो की सजा को बरकरार रखा। तो दोस्तों, यह थे वो 2 इंसिडेंट्स
जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इन दोनों इंसिडेंट्स को कवर करने के बारे में मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको बता सकूं कि जहां टाकुमा एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां उसका पिता उसके साथ हिंसा करता था और अत्याचार करता था, और वहीं काटो एक समृद्ध परिवार में पैदा हुआ जहां पैसे की कोई कमी नहीं थी। वहां उसके ऊपर उसके परिवार वाले कोई अत्याचार तो नहीं करते थे, लेकिन उसके ऊपर पढ़ाई करने का बहुत ज्यादा दबाव बनाते थे। जहां टाकुमा को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी और उसने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया, वहीं काटो ने अपने किए के लिए माफी भी मांगी। दोस्तों, इस बात में मेरा मानना तो यह है कि बचपन में जब भी हम कभी शरारत करते थे या पढ़ाई नहीं करते थे तो हमारी भी पिटाई हो जाया करती थी। अब ऐसे में उस पिटाई को अगर मैं अत्याचार का नाम दूं तो यह कहना सही नहीं होगा। हाँ, क्या चीजें अलग तरीके से हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी। अगर मैं अभी वक्त में वापस जाऊं तो शायद मैं अपनी पढ़ाई ठीक से करूंगा, और अगर मैं यह सब करूंगा तो शायद मेरे माता पिता को मेरी पिटाई करने की जरूरत भी ना पड़े। यह कह देना कि अगर मेरे माता पिता किसी बात के लिए मेरे से नाराज हैं और मेरे को एक दो लगा देते हैं तो इस वजह से आगे चलकर मैं लोगों की जान लेना शुरू कर दूं, यह मेरी समझ से तो परे है। मैं इसको अलग तरीके से देखता हूं। दोनों ही गुनहगार अपनी लाइफ में फेल हो गए थे। जहां टाकुमा अपराध की दुनिया में घुस गया था, वहीं काटो के ऊपर बहुत सारा कर्ज था और उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। तो ऐसे में इस अकेलेपन और नाउम्मीदी की वजह से उन लोगों ने ऐसा कुछ करने का फैसला लिया। उनको उम्मीद थी अगर वो कुछ भी ऐसा करते हैं तो शायद पुलिस उनको मार देगी और उनको अपनी जिंदगी से आजादी मिल जाएगी। अमेरिका के अंदर आजकल ऐसे बहुत सारे अपराध हो रहे हैं और पिछले 2 महीने में मुझे याद है कि हर हफ्ते एक ना एक ऐसी घटना मुझे सुनने को मिलती है जिसमें कि कोई स्कूल के अंदर जाकर बच्चों को मार देता है या किसी शॉपिंग मार्केट में जाकर कुछ लोगों को मार देता है। बदले में पुलिस भी इन लोगों को मार देती है क्योंकि ये लोग अरेस्ट नहीं हो पाते और मर जाते हैं। तो यह जानना तो बहुत ही मुश्किल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने यह अपराध किया। क्या समय रहते उनको मेडिकल सुविधा दी जाती तो वो ठीक हो पाते और इस अपराध को नहीं करते? यह सब तो सोचने की बात है। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर शायद हमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये लोग अपराध को करने के बाद तुरंत ही मारे गए। एक अपराधी के मन में क्या चल रहा है यह जानना बहुत ही मुश्किल होता है। साइकोलॉजिस्ट भी इसके ऊपर रिसर्च तो करते हैं लेकिन कुछ भी ठीक से कह नहीं पाते क्योंकि हर किसी अपराधी का और हर किसी व्यक्ति का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। मेरा कहना आप लोगों से दोस्तों यह है कि अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों से उसको शेयर करें। अच्छा और बुरा वक्त हमेशा आता है और चला भी जाता है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। अगर आज वक्त अच्छा नहीं चल रहा तो आप प्रयास करते रहिए, कल शायद अच्छा वक्त भी आएगा। अगर नाउम्मीद होकर इस तरह की कोई घटना करेंगे तो आपको तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, साथ में आपके परिवार वालों को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि हमारे देश के अंदर इस तरह के वाक्य कम ही दिखाई देते हैं। तो यह कह देना कि क्योंकि अमेरिका के अंदर हथियार आसानी से प्राप्त हो जाते हैं तो इसलिए वहां यह घटनाएं होती हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जापान में जो घटनाएं मैंने आपको बताई उनके अंदर उनके पास बंदूकें नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने फिर भी चाकू से ही इतने सारे लोगों की हत्या कर दी जितनी कि शायद अमेरिका में लोग बंदूकें लेकर करते हैं। तो मैं इन क्राइम्स को बंदूकों से या हथियारों से जोड़कर नहीं देखूंगा, बल्कि मैं इसको देखूंगा इस तरह से कि जब परिस्थितियां बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं तो लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और मेरा मानना है कि हमारे देश के लोग बहुत संयम के साथ अपना जीवन गुजारते हैं। परिस्थितियां मुश्किल होने के बावजूद भी वो कोई इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं देते हैं, जबकि डेवलप्ड देशों के अंदर थोड़ी सी भी मुश्किल आते ही, थोड़ा सा भी प्रेशर आते ही लोग टूट जाते हैं और ऐसी किसी घटना को अंजाम दे देते हैं जिसमें कि और लोगों की भी हानि होती है। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो जिसमें कि मैंने आपको ओसाका स्कूल नरसंहार यानी कि ओसाका स्कूल मैसेकर और आकिहाबारा मैसेकर के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।